हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका उदय क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर में राजनीतिक विज्ञान के प्रश्न पत्र 1 पर हमारा जो है डिस्कशन कंटिन्यू होने जा रहा है। दोस्तों, ये सेशन हमारा जो है राजनीतिक विज्ञान के मूल सिद्धांतों वाले ये जो सब्जेक्ट है हमारा, इसके अंतर्गत ये लगभग दोस्तों एकदम समाप्ति की ओर ही है। कुछ टॉपिक इसके बीच में छूट गए थे हमसे, उनको भी दोस्तों अब इसके बाद हम कवर कर लेंगे। ये दबाव समूह, दोस्तों आज के लेक्चर में हम दबाव समूहों पर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि दबाव समूह की एक शासन व्यवस्था के अंदर क्या भूमिका होती है, क्या इंपॉर्टेंस उसका हो सकता है। इन सब पर हम वन बाय वन करके सभी पॉइंटों पर फोकस करते हुए इसका एक पूरा विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे दोस्तों। इन सब के अलावा मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि राजनीतिक विज्ञान के जो ये चैप्टर है हमारा मूल सिद्धांतों वाला, ये जो पूरा सब्जेक्ट था, इसमें कुछ टॉपिक नहीं छूटे, वैसे कि कुछ यूनिवर्सिटियों के स्पेशल टॉपिक है जिन्हें हम वन बाय वन करके भी कवर करते चलेंगे। बेसिकली जितना होना चाहिए था, ये आज एक लास्ट लेक्चर होगा दबाव समूहों पर। दबाव समूह के बाद में बेसिकली तो ये खत्म हो जाएगा, ये वाला सब्जेक्ट पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ यूनिवर्सिटी के अनुसार कुछ स्पेशल टॉपिक रखे गए हैं, तो उनको भी दोस्तों इसमें हम कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। और इस दबाव समूह के अंतर्गत हम बात करेंगे अर्थ, लक्षण, गुण, दोष और इसके निष्कर्ष पर। तो इस प्रकार से 5 पॉइंटों के माध्यम से, अर्थात इसके अर्थ सबसे पहले हम देखेंगे कि जो है दबाव समूह क्या है, इसका अर्थ समझेंगे। जो भी हमारे सेशन को पहली बार देख रहे हैं उनको बता दूं दोस्तों कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, बीए के इस प्लेटफॉर्म पर सभी विषयों को, बीए के सभी विषयों को पूरे विस्तार पूर्वक बिल्कुल जीरो से एकदम बेसिक से दोस्तों एकदम आसान भाषा में आपके सामने रखा जाता है, जिससे कि आप टॉपिक को पूरे डीपली उसको समझ सकें। और सभी टॉपिक, जितने भी टॉपिक हम बीए के अंतर्गत लेकर आ रहे हैं आपके सिलेबसों के अनुसार, सभी टॉपिकों पर जो हमारा डिस्कशन होता है, जो एनालाइज होता है, वो पूरा का पूरा एनालाइज दोस्तों हम यूपीएससी को दृष्टि में रखते हुए उसके अनुसार करते हैं। जिससे कि अगर आप बीए के बाद में यूपीएससी या कोई अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते भी हो, तो दोस्तों आप 60 से 70% आप बीए कंप्लीट करते करते आप उसकी तैयारी में कंप्लीट हो जाए। कम से कम 70% आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार हो जाए बीए कंप्लीट होते ही। उसके बाद जो एक सिलेबस होता है दोस्तों, प्रत्येक एग्जाम का अलग सिलेबस होता है। उस सिलेबस के अनुसार फिर आप जब तैयारी करने लगे तो आपको सिर्फ ये रिवीजन करने में ही, आपको जब भी आपको उसका सिलेबस पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ ऐसा लगेगा कि आप सिर्फ उसका रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो बीए के को इग्नोर ना करते हुए उसके सभी सब्जेक्टों को पूरे टॉपिक वाइज पॉइंट टू पॉइंट दोस्तों उसको समझना है। हाँ, बात करेंगे दबाव समूहों के सभी पर पॉइंट टू पॉइंट, अर्थात इसके सभी लक्षणों को, लक्षण, गुण, दोष वगैरह, इनको सबको डिटेल में समझते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको हमारे सभी लेक्चर ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप इस प्लेलिस्ट में जाकर के आप आसानी से उनको सर्च कर सकते हैं। वन बाय वन करके दोस्तों आपको सभी लेक्चर पूरे क्रम अनुसार मिल जाएंगे। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्प्ले हो रहे हैं और टेलीग्राम पर लोधाजी क्लासेस नाम से ग्रुप है, जिसे आप ज्वाइन कर लेंगे तो हमारे सभी क्लास नोट्स आपको मिलते रहेंगे। और इसके अलावा क्लास नोट्स के अलावा दोस्तों आपको हमारे पर डे क्लासेस की लिंक और जो है अपडेट भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही प्रोवाइड होती है। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। शुरुआत करते हैं इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अर्थात कि हमारे पूरे लेक्चर का सारांश क्या है। जैसा कि आप एक व्याख्या के तहत, अगर आप अपनी आंसर राइटिंग शीट के अंतर्गत आंसर राइटिंग करते वक्त अगर आप इस प्रकार से पूरा कोड करके अगर लिखते हैं तो दोस्तों एग्जामिनर बहुत खुश होता है। और इस प्रकार से, क्योंकि देखिए स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं, कई प्रकार से, सबके अपने अपनी ट्रिक होती है लिखने की, और किसी के पास तो ट्रिक होती भी नहीं है लिखने की, एक टैग होते हैं लिखने का, है ना। तो उसके अपना एक पर्सनल एक ऐसा होना चाहिए दोस्तों कि देखिए जो भी आप आंसर शीट के अंदर लिखने जा रहे हो, अगर उसको एक ही फर्स्ट पेज में ही अगर आप एग्जामिनर को दिखा देते हो कि हमने पूरी आंसर शीट के अंदर, अर्थात कि हमने जो फॉर्मेट दिया है क्वेश्चन का उसके अंदर क्या क्या लिखा है, उसको अगर आप पहले पेज पे ही दिखा देते हैं तो एग्जामिनर अर्थात कॉपी चेक करने वाला आपके पूरे आंसर का निरीक्षण पहले पेज पे ही कर लेता है, जिससे वो उस पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रभावित होता है आपकी आंसर राइटिंग से, जिससे आपको नंबर अच्छे मिलने की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए जो मैं पीपीटी आपको प्रोवाइड करता हूं पीडीएफ के माध्यम से, जो क्लास नोट्स आपको देता हूं, उस क्लास नोट्स उसी तरह से होती है जिससे कि आप जिस फॉर्मेट में आपको आंसर राइटिंग करनी है उसी फॉर्मेट में मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करता हूं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए पूरा जो फॉर्मेट है हमारा आज के लेक्चर का, जो पूरा सारांश है कि इसमें क्या क्या हम देखने वाले हैं। तो अर्थ, परिभाषा, दबाव समूह के लक्षण या इसी को कहेंगे हम विशेषताएं, लक्षण या इसी को हम विशेषताएं कहेंगे, और राजनीतिक दल
और दबाव समूह में अंतर क्या होता है हम इसको देखेंगे। दबाव समूह द्वारा कौन कौन से साधन अपनाए जाते हैं अपना कार्य संपन्न करने के लिए, इस पर फोकस करेंगे और दबाव समूह के कार्य या महत्व पर भी प्रकाश डालेंगे। ठीक है, चलिए आगे इससे आगे बात करते हैं दोस्तों, एक एक करके वन बाय वन करके इन कंसेप्टों को हम क्लियर करते चलते हैं। दबाव समूह देखिए, सबसे पहले आप जो है लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले इसका बेसिक समझ लीजिए। सबसे पहले कि दबाव समूह होते क्या है। देखिए, कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ते हैं, किसी बुक से पढ़ते हैं या कहीं पर कुछ भी आप कहीं से भी आप जब पढ़ते हैं ना, तो पता है एक समस्या क्या होती है। एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि या तो वो टॉपिक आपने कभी पढ़ा नहीं, या वो टॉपिक के बारे में आपने कभी किसी से सुना नहीं, या आपने कभी उसको अपने रियल लाइफ में एनालाइज नहीं किया, उसको कभी महसूस नहीं किया। तो वो टॉपिक 100% आपको डिस्टर्ब करेगा, आपको परेशान करेगा, वो आपको पहली बार में समझ नहीं आएगा। ठीक है, और इसी कारण से मैं आपको प्रत्येक लेक्चर में एक चीज पर फोकस करवाता हूं कि किसी भी लेक्चर को, किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसको व्यवहारिक रूप से इस मस्तिष्क को बता दीजिए कि हम इससे संबंधित बात करने जा रहे हैं। तो जब उस मस्तिष्क को आप पहले ही इंडिकेट कर देंगे कि भाई हम इस चीज से संबंधित बातें करेंगे, आज इससे संबंधित बातें सीखेंगे, तो ये मस्तिष्क उसके 360 डिग्री के तहत ही वो चारों तरफ का सोचते हुए उसको कैचअप करता रहेगा और आपको कुछ भी समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने देगा वो। ठीक है, तो यही कारण होता है कि मैं जब भी आपके लिए कोई लेक्चर लेकर आता हूं तो सबसे पहले उस पूरे टॉपिक के बारे में एक व्यवहारिक तथ्य बता देता हूं कि व्यवहारिक 1 या 2 लाइन का व्यवहारिक तथ्य ये है क्या, एक्चुअल में क्या है। ठीक है, तो वही चीज अब आप सुन लीजिए ध्यान से। अगर आपको ये चीज समझ आ गई, अर्थात ये जो मेरी बात समझ आती है और आ गई, अगर दबाव समूह क्या होते हैं, अगर इसका व्यवहारिक पक्ष समझ आ गया तो मैं यकीन दिलाता हूं कुछ भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। ये टॉपिक के पॉइंट अगर आप भूल भी जाते हैं एग्जाम तक भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्वयं अपनी तरफ से बना करके पॉइंट लिख सकते हैं और उसी प्रभावपूर्ण तरीके से लिख पाएंगे और उतना ही प्रभावित आप उस एग्जामिनर को कर पाएंगे जितना कि उचित रूप से करना चाहिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इसका व्यवहारिक पक्ष समझ लीजिए। क्या होगा इसका व्यवहारिक पक्ष। देखिए, राजनीतिक दलों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। भाई राजनीतिक दल क्या होते हैं, एक पूरा एक समूह होता है संगठित रूप से, है ना। जो राजनीतिक दल, देखिए अगर जिसको राजनीतिक दलों के बारे में पता नहीं है, लेक्चर उस पर रिकॉर्ड हो चुका है, क्लास आ चुकी है, वो लेक्चर जरूर देख लें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में सभी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर अपना लेक्चर ढूंढिए और उसको देखिए। राजनीतिक दल अगर आपको पूरे समझ आ गए तो दबाव समूह समझने में कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, और हाँ कुछ दोस्तों की एक प्रॉब्लम होती है कि सर काफी लंबा हो जाता है इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों ये इंट्रोडक्शन नहीं है, ये इंट्रोडक्शन नहीं है। यहाँ पर मेरे द्वारा कहे जा रहे एक एक शब्द पर गौर कीजिए। अगर गौर करेंगे ना तो आपका ये सब टॉपिक की ही हेल्प होगी, इससे सारी टर्मिनोलॉजियां आपको रटा सी जाएगी। बहुत आवश्यक ये बातें होती है। ठीक है, चलिए बाकी छोड़िए, अब इसकी बात करते हैं व्यवहारिक रूप से। तो दबाव समूह का मतलब ये होता है दोस्तों कि जिस प्रकार से राजनीतिक दल होते हैं ऐसे ही दल होते हैं, उन दलों को हम दबाव समूह बोलते हैं। तो अब बोलेंगे कि सर फिर इन दोनों में अगर राजनीतिक दल जैसे दल होते हैं, ऐसे ही दल ये दबाव समूह होते हैं, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है ना, दोनों अलग अलग क्यों है, फिर ये एक ही क्यों नहीं हो जाते। तो बिल्कुल सही, अगर आप ये सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। देखिए, दोनों में डिफरेंस है, इसी कारण से एक संगठन को राजनीतिक दल कहा जाता है और एक संगठन को वही कहा जाता है दबाव समूह। ठीक है, देखिए दबाव समूह कुछ नहीं है दोस्तों, सिर्फ एक संगठन होता है, व्यक्तियों का एक संगठन होता है। बस फर्क ये होता है कि वो सार्वजनिक हित के लिए कार्य नहीं करते। जो दबाव समूह होते हैं ना, वो सार्वजनिक हित के लिए कार्य ना करके, अगर वो संगठन किसी समाज ने बनाया है तो वो सिर्फ समाज के हित में कार्य करेगा। अगर वो संगठन किसी प्रोफेशनल सोसाइटी ने बनाया है, जैसे कि हो सकता है कि जैसे हम मान लेते हैं कि मजदूर विभाग ने एक, जैसे मजदूरों ने मिलकर के एक संगठन बनाया, तो वो सिर्फ मजदूरों की भलाई के लिए, मजदूरों के हित में ही कार्य करेगा। कुछ सरकारी कर्मचारी या फिर कहें कि हम बैंकर्स ने बनाया, तो वो बैंकर्स के हितों के लिए कार्य करेगा। किसी अल्पसंख्यक जाति ने मिलकर बनाया तो वो अल्पसंख्यक विशेष उसी जाति के हितों के लिए कार्य करेगा, है ना। तो सार्वजनिक हितों के लिए कार्य नहीं करता है, उसी को हम दबाव समूह कहते हैं। और वो जो कार्य करता है दबाव समूह, वो कैसे कार्य करता है, सरकार पर दबाव बना करके, सरकार पर दबाव बना करके कार्य करता है, ना कि सरकार में आकर। ठीक है, अब राजनीतिक दल क्या होते हैं दोस्तों, तो राजनीतिक दल भाई सरकार में आके कार्य करते हैं,
अपनी खुद की सरकार बनाएंगे, सरकार बना करके, और उनका जो उद्देश्य होता है वो सार्वजनिक हित होता है। सार्वजनिक हित होता है किसी जाति विशेष का, किसी वर्ग विशेष का, किसी व्यक्ति विशेष का, या किसी भी प्रोफेशनल जाति वगैरह इस प्रकार का कोई उनका एक ऐसा उद्देश्य नहीं होता है, न लक्ष्य होता है उनका। अर्थात राजनीतिक दलों का लक्ष्य होता है सार्वजनिक हित, पूरे देश का विकास। ठीक है, ये होता है राजनीतिक दलों का उद्देश्य। तो यहाँ पर दो चीजें होती है, देखिए राजनीतिक दल सरकार बना करके कार्य करते हैं, सरकार के अंदर आकर कार्य करते हैं, और राजनीतिक दलों का उद्देश्य सार्वजनिक हित होता है। वहीं दबाव समूह जो होते हैं दोस्तों, दबाव समूह स्वयं के हित के लिए कार्य करते हैं, स्वयं के हित के लिए कार्य करते हैं, और वो सरकार में न आकर के सरकार पर दबाव बनाकर कार्य करते हैं। ठीक है, तो राजनीतिक दलों, हालांकि इन दोनों के बारे में जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस वाली स्लाइड में हम बहुत अच्छे से समझने वाले। तो अब यहाँ पर एक बेसिक सा एक फंडा बना लीजिए, कि स्ट्रक्चर बना लीजिए कि दबाव समूह क्या होते हैं। तो दबाव समूह जैसा ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना मान लीजिए कि एक संगठन है जो अपने हितों के लिए कार्य करता है, और जब उसके हितों पर कार्य सरकार के द्वारा नहीं होता है तो फिर वो सरकार पर दबाव बनाते हैं। अब दबाव कैसे बनाते हैं ये सब भी हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिक सी बात अपने दिमाग में फिट कर लेना कि ये एक राजनीतिक दलों की तरह एक संगठन होता है व्यक्तियों का, और उसी संगठन को हम दबाव समूह कहते हैं, क्योंकि ये सरकार पर दबाव बनाकर कार्य करता है, इस कारण से इसका नाम रख दिया दबाव समूह। ठीक है, चलिए अब इसका अर्थ पे आ जाते हैं दोस्तों। अब इसका अर्थ समझने में भी आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि लगभग टर्म में आपकी कंप्लीट क्लियर कर चुका हूं। दबाव समूह विशिष्ट हितों से जुड़े हुए ऐसे शक्ति के समूह होते हैं जो अपने सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। देखिए सेम टू सेम वही लिखा हुआ है जो अपन ने अभी डिस्कस किया है, कि दबाव समूह ऐसे समूह होते हैं, ऐसे शक्ति के समूह होते हैं, ऐसे समूह होते हैं जो अपने हितों की पूर्ति के लिए सार्वजनिक नीति अर्थात की सरकारी योजनाओं पर दबाव बनाकर कार्य करते हैं, दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसके इनके इनके ही अपने हित होते हैं, इसका कारण इन्हें हित समूह कहा जाता है। दबाव समूह भी कहा जाता है इनको, और इनको हित समूह भी कहा जाता है। हित समूह क्यों दबाव समूह क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सरकारी कार्यों पर या सरकार पर दबाव बनाकर अपना कार्य करते हैं, इस कारण से इनको दबाव समूह कहा जाता है। हित समूह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके अपने स्वयं के हित होते हैं, ये सार्वजनिक अर्थात सभी के लिए कार्य नहीं करते, सिर्फ अपने हित के लिए कार्य करते हैं ये समूह, इस कारण से इनको हित समूह भी कहा जाता है। क्लियर हुआ है ना? चलिए अब इसकी दोस्तों परिभाषा, तो कुछ विद्वान आए हैं जिन्होंने इनकी परिभाषा भी दी है, जैसे माइनर साहब हैं। तो माइनर जी ने कहा है कि शासन के ढांचे से बाहर स्वैच्छिक रूप से संगठित ऐसे समूह, शासन के ढांचे से बाहर अर्थात कि सरकार से बाहर है, सरकार के अंदर नहीं। अगर ये समूह सरकार के अंदर आ गए तो वो राजनीतिक दल बन जाएंगे, तो राजनीतिक दल नहीं, ये दबाव समूह है, ये हित समूह है। इस कारण से सरकार के बाहर रहकर कार्य करेंगे, संगठित होकर करेंगे, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति निर्माण जो विधि बनाने में, प्रशासनिक जो अधिकारी होते, सरकारी अधिकारी होते हैं, उनकी नियुक्ति करने में, कानून बनाने में, या सार्वजनिक नीतियों को लागू करने में, इस कार्य को, सरकार के इस कार्य को प्रभावित करने का कार्य करते हैं, और इन्हीं को बोला जाता है दबाव समूह। अगले एक और साहब हैं जिनका नाम है अजीबो गरीब, बिल्कुल ओडिगॉड साहब है ना। तो लेकिन इनकी बोला इन्होंने बहुत अच्छा है। इन्होंने कहा कि दबाव समूह ऐसे लोगों के संगठन का औपचारिक संगठन है। देखिए अनौपचारिक, माफ करना दोस्तों यहाँ पर मिस प्रिंट है, इसको आप पीडीएफ में ठीक कर लेना, नहीं तो पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। दबाव समूह ऐसे लोगों के संगठन का अनौपचारिक संगठन है। अनौपचारिक, ये औपचारिक नहीं है। औपचारिक मतलब हो जाएगा दोस्तों, औपचारिक संगठन मतलब एक रजिस्टर्ड संगठन जो होता है, संवैधानिक संगठन होता है, उसको हम औपचारिक बोलेंगे। जो बिल्कुल नीति नियमों से कार्य करे, संवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हुए कार्य करे, उसे हम औपचारिक बोलेंगे। ये अनौपचारिक संगठन है। इसके एक या अधिक सामान्य उद्देश्य या हित होते हैं, मतलब इसके स्वयं के हित होते हैं, और ये प्रशासनिक कार्यों को इसलिए प्रभावित करते हैं कि वह अपने हितों की रक्षा और वृद्धि कर सके। तो देखिए पहले जो माइनर साहब ने कहा था, उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए ओडिगार्ड साहब ने उनकी बात को आगे बढ़ाया है, और स्पष्टता कहा है कि भाई ये ऐसे अनौपचारिक संगठन होते हैं जो अपने हितों की रक्षा के लिए सरकारी कार्यों को प्रभावित करते हैं, उनको प्रभावित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, एक और आ गए यहाँ पर हेनरी एन साहब।
इनने कहा है कि दबाव समूह जो है राजनीतिक संगठन जो सार्वजनिक नीति के चरण को प्रभावित करने का प्रयत्न, मतलब कि जो सार्वजनिक नीति अर्थात कि सरकार जो अधिनियम बनाकर लाती है उनके निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करने का ये कार्य करते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पर अब बात करेंगे हम दबाव समूह के लक्षण, या कहें कि इन्हीं को हम विशेषताएं भी कहते हैं। तो दबाव समूह के लक्षणों पर बात करेंगे, दबाव समूह की विशेषताओं पर अगर बात करें तो इसमें हम 7 पॉइंटों पर वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे दोस्तों, जिसमें हमें पूरा दबाव समूह की सारी जितनी भी असलियत है, जितनी बिल्कुल डीपली जो भी इसके मेन होगा ना, मेन चीज होगी, वो सब निकल कर बाहर आ जाएगी इसकी, कि दबाव समूह वास्तव में वास्तविक रूप से क्या है और ये कैसे कार्य करते हैं। तो इनकी विशेषताओं के अंदर हमें सब कुछ पूरा इसका दर्शन हो जाएगा कि दबाव समूह होता क्या है। चलिए तो वन बाय वन करके दोस्तों डिस्कस करते हैं, वन बाय वन करके एक एक करके सभी को हम डिटेल में समझते चलते हैं। जहां आवश्यकता होगी ज्यादा डिटेल में बता समझाने की, वहां पर मैं रुक करके बहुत आराम से समझाऊंगा, टेंशन ना ले। ऐसा ना समझे कि बहुत स्पीड से हम चल रहे हैं, स्पीड से बिल्कुल नहीं चल रहे हैं, डोंट वरी। ठीक है। चलिए, सीमित व निश्चित उद्देश्य, सीमित व निश्चित उद्देश्य, देखिए इनको व्यवहारिक रूप से समझते चलिए। ये स्लाइड, ये पीपीटी आपके पास ही रहेगी। अगर आप अभी नोट डाउन कर रखने की कोशिश कर रहे हैं, लिख रहे हैं, लेक्चर देखते साथ में लिखते चल रहे हैं, तो वो स्टूडेंट विशेष ध्यान रखें जिनकी राइटिंग स्पीड कम है ना। तो दोस्तों लिखने की अपेक्षा समझने पर ध्यान देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ये नोट्स में आपको स्वयं प्रोवाइड इसीलिए करता हूं ताकि अभी आप सिर्फ समझे इसको, और लेक्चर देखने के बाद में आप पीडीएफ के माध्यम से अपनी नोट्स बनाएं। ठीक है, इसलिए मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करता हूं, इसी कारण से करता हूं। तो प्लीज अभी नोट डाउन करना बंद करें और अभी सिर्फ समझते चले इसको। ठीक है। चलिए, सबसे पहली अगर हम विशेषता देखें दबाव समूहों की, तो वो होती है दोस्तों, इनके जो उद्देश्य होते हैं ना, वो सीमित होते हैं, निश्चित होते हैं। कैसे सीमित होते हैं भाई? राजनीतिक दलों से अगर हम इसकी तुलना करें तो राजनीतिक दलों के जो उद्देश्य होते हैं पूरे देश को लेकर के होते हैं, सार्वजनिक उद्देश्य होते हैं उनके। ठीक है, सभी का विकास उनका अहम उद्देश्य होता है, किसका? राजनीतिक दलों का। लेकिन जब दबाव समूह की बात करते हैं दोस्तों, तो दबाव समूह का उद्देश्य सार्वजनिक ना होकर के अपने स्वयं के कुछ हितों की पूर्ति करना होता है, और जैसे ही उनके उद्देश्यों की पूर्ति होती है तो वो दल भी समाप्त हो सकते हैं, वो दल भी असंगठित हो जाते हैं वापस से। जो जिस कार्य के लिए संगठित होते हैं उनका कार्य खत्म होने पर वो वापस से दल जो है डिसमिस हो जाता है, अर्थात असंगठित हो जाते हैं, वो बिखर जाता है, वो दल खत्म हो जाता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता, खत्म हो भी सकता है, या नए उद्देश्यों को फिर से ग्रहण कर सकता है, ये भी हो सकता है। और उनके जो उद्देश्य होते हैं वो सीमित होते हैं और निश्चित होते हैं कि उनको उनके तक ही, उनके ही हितों की पूर्ति करनी है, ये उनका उद्देश्य होता है। ठीक है, बाकी इसको आप पढ़ लेंगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा, और वैसे समझ व्यावहारिक रूप से समझते चलिए। ये थ्योरेटिकल पार्ट आप स्वयं पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है औपचारिक या अनौपचारिक रूप से संगठित। देखिए, दबाव समूह औपचारिक रूप से भी संगठित हो सकते हैं और अनौपचारिक रूप से भी संगठित हो सकते हैं, दोनों तरीके हैं इनके संगठित होने के। औपचारिक रूप से संगठित का मतलब ये हो जाएगा दोस्तों कि वो संवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हुए अनुचित कार्य नहीं करेगा, अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करेगा अपने कार्यों में। और अनौपचारिक का मतलब यह होता है दोस्तों कि वो संवैधानिक साधनों का प्रयोग करे तो करे, उस पर किसी का नियंत्रण ना हो, वो किसी भी साधन का प्रयोग करते हुए उसका अंतिम लक्ष्य और अंतिम उद्देश्य ही होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने जो हितों की पूर्ति करना ही अपना अहम लक्ष्य बना ले, और भले ही उसके लिए साधन, किसी भी साधन का इस्तेमाल करना पड़े। जैसे कि हमारे गांधी जी कहते हैं कि साधन और साध्य, साधन और साध्य, तो साधन उचित होना चाहिए, अगर साधन उचित होगा तो साध्य अपने आप उचित हो जाएगा, मतलब शुद्धता की बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन इसी चीज का विरोध करते हैं कौन? दबाव समूह में जो अनौपचारिक रूप से गठित होते हैं, वो कहते हैं कि साध्य उचित होना चाहिए, साधन चाहे कुछ भी हो, है ना। कुछ दोस्तों को तो साध्य और साधन को समझ नहीं आया होगा। चलिए इसको, स्लाइड को एक बार पढ़ेंगे, ये पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। दबाव समूह राजनीतिक दल के ऐसे औपचारिक रूप से संगठित हो, यह आवश्यक नहीं है, ये अनौपचारिक रूप से भी संगठित हो सकते हैं। दोस्तों देखिए मिस प्रिंट हो रही है यहाँ पर, ये औपचारिक, यहाँ पर ये अनौपचारिक है, इसको आप थोड़ा ठीक करेंगे, ठीक है ना, पीडीएफ में ठीक करेंगे। असंगठित हो सकते हैं या पूर्ण अनौपचारिक संगठन भी हो सकते हैं। ठीक है, और सॉरी हाँ, ये औपचारिकता ठीक करने की आवश्यकता नहीं है। औपचारिक रूप से संगठन हो सकते हैं या अनौपचारिक भी हो सकते हैं, मैंने यहीं पर एक लाइन खत्म कर दी थी इसलिए। ठीक है, जैसे कि वर्तमान में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जैसे कि दोस्तों अगर हम वर्तमान में जो है कांग्रेस को देखें तो ये औपचारिक संगठन है, औपचारिक संगठित दबाव समूह है। वहीं
जाति एक बहुत अधिक बड़ी शक्तिशाली लेकिन अनौपचारिक दबाव समूह है। तो ये दो प्रकार के दबाव समूहों का हमने यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिया है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एक ये भी दबाव समूह है, लेकिन ये औपचारिक है। वहीं एक जाति जो होती है दोस्तों, जाति नामक जो संगठन है वो अनौपचारिक है। तो इनका एग्जाम्पल भी इस प्रकार से आप ले सकते हैं। और अनेक बार ये अनुचित दबाव उचित समूह की तुलना में अधिक, देखिए सिंपल शब्दों में आप समझते चलिए, इनके चक्कर में ना पड़े, स्लाइड के चक्कर में। अगर इनसे समझेंगे समझ नहीं आएगा, लेकिन हाँ अपने तथ्यों को मजबूत बनाने के लिए ये पढ़ना आवश्यक है, ये बात मैं मानता हूँ और इसीलिए आपको बुक पढ़ने का भी बोलता हूँ। लेकिन सुनिए, इसको व्यवहारिक पक्ष से समझना जरूरी है। सिंपल सी बात यह है कि औपचारिक भी हो सकते हैं और अनौपचारिक भी हो सकते हैं। औपचारिक मैं आपको समझा ही चुका हूं। औपचारिक होगा तो वो ऐसा होगा दोस्तों कि वो सार्वजनिक उद्देश्यों को भी प्राथमिकता देगा, अपने हितों के साथ ही साथ में सार्वजनिक उद्देश्यों को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ेगा और संवैधानिक साधनों का प्रयोग करेगा। अर्थात ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो संविधान के विरुद्ध हो या अकानूनी हो, गैर कानूनी हो। ठीक है। वहीं असंगठित समूह अनौपचारिक जो समूह होते हैं, वो अनौपचारिक कैसे होते हैं दोस्तों, कि वो अपने हितों की पूर्ति के लिए किसी भी प्रकार के साधन का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये रजिस्टर्ड नहीं होंगे, ये इनकी कोई एक छाप नहीं होगी। ठीक है ना, एक ब्रांड नहीं होगी। जैसे ब्रांड होते हैं यूनियन ट्रेड कांग्रेस, ये तो एक ये भी संगठित है, तो ये औपचारिक है, औपचारिक रूप से बना हुआ है, संवैधानिक रूप से बना, वहां पर ना संवैधानिक रूप से बना हुआ नहीं, पर संवैधानिक नियमों का पालन करते हुए बना हुआ है। ठीक है। अनौपचारिक में संवैधानिक नियमों का पालन नहीं किया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इसमें दोस्तों, नेक्स्ट है इसमें सीमित सदस्यता। तो इसमें सदस्यता सीमित होगी, आप खुद स्वयं समझते हैं भाई, दबाव समूह है, अपने विशेष हित की पूर्ति के लिए बनाया गया है, तो इसमें जो सदस्य होंगे इसके, वो भी उन हितों से संबंधित होंगे। जिस व्यक्ति का हित होगा उस दबाव समूह में, वही उस दबाव समूह का सदस्य बनेगा। लेकिन राजनीतिक दलों की अगर हम बात करें तो राजनीतिक दलों की सदस्य संख्या बहुत ज्यादा होती है। क्यों होती है भाई? क्यों? उनके हित भी सर्वोपरि होते हैं, पूरे राष्ट्रीय हित होते हैं उनके। राष्ट्रीय उद्देश्य सार्वजनिक कार्यों को अंजाम देना उनका राष्ट्रीय हित होता है। इस कारण से ही उनमें अर्थात राजनीतिक दलों में सदस्य अधिक पाए जाते हैं, दबाव समूह में सदस्य कम होते हैं, सीमित होते हैं। संवैधानिक और असंवैधानिक साधनों का प्रयोग, तो मैंने जैसा आपको बताया कि दबाव समूह संवैधानिक साधनों का प्रयोग भी कर सकते हैं और असंवैधानिक साधनों का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये अपने हितों को हर हालत में अपने हितों की पूर्ति करना चाहते हैं, फिर चाहे उन्हें किसी भी प्रकार के कार्य करना पड़े, तो करते भी है। ये अनुचित कार्य भी बहुत सारे करते हैं दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है प्रशासन में अप्रत्यक्ष भूमिका। प्रशासन में अप्रत्यक्ष भूमिका कैसी होगी भाई? देखिए, जब हम बात करते हैं राजनीतिक दलों की, तो राजनीतिक दल अपनी सरकार बना करके फिर अपना कार्य करते हैं, है ना। लेकिन दबाव समूह सरकार से बाहर रहकर सरकार पर दबाव बनाकर कार्य करते हैं। तो जब ये सरकार के बाहर रहकर सरकार पर दबाव बनाते हैं, सरकार पर दबाव मतलब क्या, कि सरकार के ऊपर से हाथ रख देंगे या वजन रख देंगे, दबाव बन गया। अरे भाई थोड़ा, है ना, सोचना ज्यादा इस तो, है ना, थोड़ा सोचने का प्रयास करें। सरकार पे दबाव ये कैसे बनाएंगे भाई? सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति करनी है तो उस चीज को प्रभावित करेंगे, दबाव बनाएंगे कि नहीं इसको नहीं, इसको नियुक्त करें। ठीक है भाई। किसी का कार्यकाल बढ़ाना है, किसी का वेतन बढ़वाना है, या फिर किसी क्षेत्र में विशेष डेवलपमेंट करवाना है, या मतलब किसी प्रकार का कानून निर्माण करवाना है कि भाई इस क्षेत्र से संबंधित इस प्रकार का कानून लेकर आइए, तो इस प्रकार के अनुचित दबाव भी ये सरकार पर बनाने का कार्य करते हैं। तो इसी को हम कह सकते हैं कि सरकार में ये अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से क्या हो जाएगा कि सरकार में आकर कार्य करेंगे, तो प्रत्यक्ष रूप से हो जाएगा। जब सरकार के बाहर रहकर इनडायरेक्टली जब सरकार को प्रभावित करेंगे तो वो अप्रत्यक्ष हो जाएगा, भाई अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहे हैं सरकार को। ठीक है ना। तो इसके अलावा नेक्स्ट है दोस्तों इसमें निश्चित कार्यकाल, अनिश्चित कार्यकाल। तो जैसा मैंने आपको प्रारंभ में बता दिया था कि दबाव समूहों का कार्यकाल अनिश्चित होता है, कोई निश्चित नहीं होता है। ये दबाव समूह अपने विशेष हितों की पूर्ति के लिए आते हैं और जैसे ही इनके उद्देश्यों की पूर्ति होती है ये वापस चले जाते हैं, अर्थात डिसमिस हो जाता है ये समूह वापस से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट इसका विशेषताओं के अंतर्गत नेक्स्ट एंड लास्ट है सर्वव्यापक प्रकृति। सर्वव्यापक प्रकृति इंपोर्टेंट है, थोड़ा समझ लीजिए। दबाव समूह सभी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं में पाए जाते हैं, सभी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं में पाए जाते हैं, दबाव समूह अवश्य होते हैं। यहां तक कि सर्वाधिकारवादी और स्वराज व्यवस्थाओं में भी दबाव समूह होते हैं। देखिए, मतलब ये कहा गया है कि विश्व का ऐसा शायद ही कोई ऐसी राजनीतिक व्यवस्था अर्थात कोई देश हो जहां दबाव समूह ना हो। हर प्रकार की, चाहे वो राजतंत्र हो, साम्यवाद हो, लोकतंत्र हो, कोई सा भी तंत्र हो, दबाव समूह आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे।
ठीक है। लेकिन दबाव समूह का अगर महत्व की बात करें ना, तो दबाव समूह का अधिक महत्व हमें सिर्फ लोकतंत्र में ही देखने को मिल सकता है। और क्यों मिल सकता है? क्योंकि भाई लोकतंत्र में ही आपको सरकार ने संविधान ने अधिकार दिए हुए हैं। सर्वोच्च सबसे ज्यादा अधिकार अगर दिए गए हैं तो किस में दिए गए हैं? लोकतंत्र में दिए गए हैं, है ना। और हम भारत की बात करें तो दोस्तों भारत में कितने प्रकार के अधिकार है? आपको 6 प्रकार के मूल अधिकार प्राप्त है ना। उसके तहत आप इस प्रकार के संगठन बना सकते हैं। वो संगठन वही तो आपके दबाव समूह बन सकते हैं, दबाव समूह में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इस सर्वव्यापकता के बावजूद इन राज्यों में दबाव समूह की गतिविधियां बहुत सीमित होती है और सामान्यतः गुप्त, मतलब कि भले ही दबाव समूह राजतंत्र में, साम्यवादियों में जहां पर कम अधिकार दिए गए हैं संविधान के द्वारा, उनमें भले ही दबाव समूह पाए जाते हैं, लेकिन वो इतने इफेक्टिव रूप से कार्य नहीं कर पाते जितने की लोकतंत्र में कर पाते हैं, ठीक है। तो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जहां होती है वह दबाव समूह बहुत इफेक्टिव होकर कार्य करते हैं, बहुत शक्तिशाली होकर कार्य करते हैं। देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में दबाव समूह खुले रूप में कार्य करते हैं और सामान्यतः उनकी गतिविधियों का क्षेत्र भी काफी व्यापक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम दबाव समूह और राजनीतिक दलों में अंतर। इससे पहले हम देख लेते हैं टाइम क्या हो रहा है दोस्तों, हमारा लगभग 30 मिनट होने वाले, आधा घंटा होने वाला है। तो अगर आप कहें तो इसको हम इसका दो पार्ट करते हैं, 2 भाग कर दें। नेक्स्ट भाग में हम बात कर लेंगे राजनीतिक दलों और दबाव समूह में अंतर की, 5 पॉइंट इसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे दबाव समूह द्वारा अपनाए जाने वाले साधन की। इसके अंतर्गत भी हमें 6 पॉइंटों पर डिस्कस करना है। देखिए स्लाइड कितनी लंबी हो रही है इसमें, अगर इन सभी को अभी एक ही इसी लेक्चर में कंप्लीट करें तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमें अभी भी कम से कम 30 से 35 मिनट और लग जाएंगे। दबाव समूह के कार्य महत्व, इसमें भी 6 पॉइंट है आपके सामने, 6 पॉइंट इस पर डिस्कस करना है। उसके अलावा लास्ट में दोस्तों हम निष्कर्ष पर भी डिस्कस करेंगे, इसका निष्कर्ष देखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से लेक्चर हमारा कम से कम अभी 35 से 40 मिनट का और जाने वाला है। इस कारण से मैं इसका 2 भाग कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट भाग में हम मिलेंगे दोस्तों, नेक्स्ट भाग में मिलेंगे राजनीतिक दल और दबाव समूह में अंतर के साथ में, ठीक है। तो इसका बचा हुआ पार्ट हम सेकेंड भाग में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट भाग में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में लिंक छुड़वा दूंगा मैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी भाग 2 करके, उसको इसके जैसे आपका कंप्लीट होता है 5-10 मिनट का ब्रेक लेकर के आप उसे भी स्टार्ट जल्दी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में जिसमें वही 5 पॉइंटों को डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाइए और सेकेंड पार्ट को भी लगा लीजिए। थैंक यू।